इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10 ऐसे ब्रेन मैकेनिज्म्स जिन पर मेडिटेशन का असर पड़ता है और जिसकी मदद से मेडिटेशन मेंटल हेल्थ के अलग अलग सिम्टम्स को कम करने में मदद देती है। मेडिटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर ब्रेन के अलग अलग हिस्से इन्वॉल्व होते हैं और मेडिटेशन जब तक ब्रेन पर असर नहीं लाता तब तक वो मेंटल हेल्थ के परमानेंट बेनिफिट्स नहीं दे सकता। एक दिन मेडिटेट करें या एक हफ्ता करें, एक महीना करें या एक साल तक करते रहें, जितना ज़्यादा मेडिटेट किया जाता है, जितने लंबे समय तक कोई मेडिटेट करता है, उतने ज़्यादा इफेक्ट्स मेंटल हेल्थ पर देखने में आते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जिसमें नेगेटिव थॉट्स आती हैं, इमोशंस को कंट्रोल करने में मुश्किलें होती हैं, थॉट्स जो हैं वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, माइंड में इंटरफेयर करती हैं, अटेंशन कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, मेमोरी पावर वीक हो जाती है, खुद को संभाल नहीं पाते, नींद खराब हो जाती है। कई तरह के ऐसे सिम्टम्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में आते हैं जिनको कि दूर करना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दवाइयाँ जो हैं वो ब्रेन पर असर लाती हैं जिससे ये सिम्टम्स कम करती हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी ब्रेन पर असर लाते हैं जिससे वो किसी के मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह मेडिटेशन के भी ब्रेन पर असर पड़ते हैं और ये जो असर हैं इनमें अलग अलग मैकेनिज्म्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस के अलग अलग सिम्टम्स को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। क्योंकि मेडिटेशन दिमाग के किसी एक हिस्से पर असर नहीं करता और कोई एक ही मैकेनिज्म नहीं होता जिससे कि सभी मेंटल डिसऑर्डर्स को दूर किया जा सकता है। मेडिटेशन अलग अलग ब्रेन मैकेनिज्म्स पर असर डालता है और ये सारे अलग अलग जो ब्रेन के प्रोसेसेस हैं ये अलग अलग तरह से सिम्टम्स को दूर भगाते हैं। इस वीडियो में ऐसे ही 10 मैकेनिज्म्स के बारे में आपको बताऊंगा जिन पर मेडिटेशन का असर पड़ता है और वो इन मैकेनिज्म्स पर असर डालकर ही मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स को दूर भगाती है। तो पहला जो मैकेनिज्म है जिससे कि मेडिटेशन लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व करती है वो होता है कि एमिगडाला की एक्टिविटी को वो कम करती है और उसे सही तरह से रेगुलेट करती है। एमिगडाला ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि हमारे इमोशंस की प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इमोशनल प्रोसेसिंग मतलब कि हम इमोशंस को कैसे पहचानते हैं, इमोशंस का हम पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, किस तरह से हम इमोशंस को नेगेटिव या पॉजिटिव तरह से देखते हैं और अगर कोई इमोशन नेगेटिव है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हम पर छोड़ती है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो इमोशनल सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है एमिगडाला। अब एमिगडाला जो है वो बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है मेंटल डिसऑर्डर्स में। डिप्रेशन के डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पीटीएसडी में एमिगडाला बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। तो मेडिटेशन एमिगडाला की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और हाइपर एक्टिवेशन को दूर करता है। दूसरा मैकेनिज्म होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की हाइपर एक्टिविटी को कम करना। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हमारे ब्रेन का एक ऐसा न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स जो कि आपस में एक नेटवर्क की फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। ये सब आपस में मिलकर काम करते हैं और इनमें कई सारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन मौजूद होते हैं जिसे कहते हैं कि न्यूरल सर्किट मौजूद होते हैं, जिनमें अगर किसी तरह का डिफेक्ट आ जाए या ब्रेन के किसी एक हिस्से में बड़े सारे न्यूरॉन्स में कोई डिफेक्ट आ जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो सही से काम नहीं करता। और इन नेटवर्क्स के बीच आपस में कनेक्टिविटी का स्ट्रांग होना जरूरी है ताकि ब्रेन के फंक्शंस अच्छे से काम कर सकें। अब अगर मेंटल डिसऑर्डर होगा तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जरूरत से ज्यादा एक्टिवेटेड होगा और इनके आपस के कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे। मेडिटेशन की मदद से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की हाइपर एक्टिविटी को कम करने में मदद मिलती है। इससे फायदा यह होता है कि इंट्रूसिव थिंकिंग में कमी आती है, ओवर थिंकिंग को रेगुलेट किया जा सकता है, अटेंशन एबिलिटी बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट आती है जो कि हमारे रोजमर्रा की एडजस्टमेंट्स और रोजमर्रा की रिलेशनशिप्स में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी को कम करने से माइंड में नेगेटिविटी की इंटरफेरेंस कम होती है और हम बहुत बैलेंस्ड और मैच्योर तरीके से अपने प्रॉब्लम्स सुलझा सकते हैं। फिर तीसरा एक मैकेनिज्म होता है कि मेडिटेशन हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और साथ ही उसकी कनेक्टिविटी बाकी के ब्रेन एरियाज के साथ मजबूत करता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे माथे के बिल्कुल पीछे का हिस्सा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हायर कॉग्निटिव स्किल्स के लिए, जैसे अटेंशन कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेशन। इनफैक्ट जो सेल्फ अवेयरनेस या जो इंट्रोस्पेक्टिव हमारी एबिलिटी होती है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो अगर मेंटल डिसऑर्डर होगा तो हमारा सेल्फ रेगुलेशन वीक हो जाएगा, मतलब हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे,
ज़रूरत से ज़्यादा अपने थॉट्स पर फोकस ले जाएंगे, बाहर की दुनिया और अपने अंदर की दुनिया में जो एक फोकस का तालमेल होता है वो नहीं ठीक से बिठा पाएंगे। तो ऐसे में हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे और यही मेंटल डिसऑर्डर्स में देखने में आता है। तो जो मेडिटेशन है वो यहाँ की एक्टिविटी को थोड़ा बेहतर बनाता है, रेगुलेट करता है और साथ ही इमोशंस के जो सेंटर हैं, एमिगडाला, दूसरे कुछ कॉर्टेक्स के एरियाज हैं या जो थैलेमस है, इनके साथ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की कनेक्टिविटी को मजबूत करता है, जिससे कि मेंटल हेल्थ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस अचीव होता है। चौथा एक मैकेनिज्म है मेडिटेशन के काम करने का और वो है कि ये हमारे ब्रेन के जो हिप्पोकैम्पस वाला एरिया है उसके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा देता है। हिप्पोकैम्पस एक ऐसा एरिया है जो कि हमारे मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन और इमोशन रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं उनके कनेक्शन टूट जाते हैं और न्यूरॉन्स में काफ़ी डैमेज भी हो जाता है। पर ये एरिया बहुत ही न्यूरोप्लास्टिक होता है, मतलब कि हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के इफेक्ट में इस एरिया में या तो न्यूरॉन्स पैदा हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं, या तो इसका साइज बढ़ सकता है या खत्म हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी तो हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर बने रहेंगे, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसका मतलब होता है कि हमारे इस एरिया में न्यूरॉन्स जो हैं उनकी परसेंटेज, उनकी क्वांटिटी कम हो गई है। पर मेडिटेशन की मदद से ये जो एरिया है इसमें नए तरह के न्यूरॉन्स पैदा हो जाते हैं, पुराने जो न्यूरॉन्स हैं उनमें नए कनेक्शंस बनते हैं, आपस के कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं और इस तरह इस एरिया का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। इस तरह से मेंटल हेल्थ की रिकवरी में मदद मिलती है और जब इसका साइज बड़ा होगा, न्यूरॉन्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ऐसे में इमोशंस पर अच्छा कंट्रोल आ पाएगा। साथ ही ये मेमोरी और लर्निंग में हेल्प करता है। मेंटल डिसऑर्डर्स में मेमोरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो मेमोरी को इंप्रूव करने में मेडिटेशन हेल्पफुल होता है जब वो हिप्पोकैम्पस के साइज को बढ़ा देता है। फिर पांचवा एक मैकेनिज्म होता है कि मेडिटेशन हमारे ब्रेन के एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स के अंदर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और इसकी कनेक्टिविटी बाकी एरियाज के साथ मजबूत करता है। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक ऐसा एरिया है जो कि एंजाइटी के सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और उसे ज्यादा खतरे वाला या कम खतरे वाला बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हमने कोई एंजाइटी की सिचुएशन फेस करी और उससे हम बहुत ज्यादा डर गए, कैटेस्ट्रोफाइज कर लिया, तो वो इसलिए होता है क्योंकि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स के अंदर डिसरेगुलेशन हो गया है, मतलब वहां के जो न्यूरॉन्स है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। अगर इस एरिया के अंदर एक्टिवेशन में कमी आएगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, इंट्रूसिव थॉट्स को कंट्रोल करने में, जिसे कहेंगी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में काफी मुश्किल आएगी। तो मेडिटेशन इस एरिया में एक्टिवेशन को बढ़ा देता है और साथ ही इसकी कनेक्टिविटी बाकी एरियाज के साथ मजबूत करता है, जिसके वजह से इंट्रूसिव थॉट और ओवर थिंकिंग में कमी आती है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की क्षमता बढ़ जाती है। छठा मैकेनिज्म होता है कि मेडिटेशन हमारे ब्रेन में गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। गाबा मतलब गामा एमिनोबुटीरिक एसिड, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंजाइटी की दवाइयां जैसे कि बेंजोडाइजेपिन होती हैं वो गाबा के ही लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं और मेडिटेशन भी हमारे ब्रेन के उन एरियाज में गाबा को बढ़ा देता है जो कि एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाने से रिलैक्सेशन मिलती है, एंजाइटी पर कंट्रोल आता है और एक कामनेस और रिलैक्सेशन की फीलिंग को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो जो मेडिटेशन के जो रिलैक्सिंग और कामनेस लाने वाले जो इफेक्ट होते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि गाबा की एक्टिविटी ब्रेन में बढ़ जाती है। सातवां एक मैकेनिज्म है कि मेडिटेशन हमारे ब्रेन के इंसुला की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसे रेगुलेट करता है। इंसुला हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि बॉडी के अंदर फिजिकल सेंसेशंस, फिजिकल मूवमेंट्स की अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे अगर मैं शरीर के अंदर किसी तरह का फिजिकल सिम्टम एक्सपीरियंस करता हूं तो इसकी पहचान मुझे इंसुला की वजह से हो पाती है। तो अगर इंसुला के अंदर किसी तरह का न्यूरॉन्स में डिसरेगुलेशन होगा तो मैं बहुत ज्यादा अपने बॉडी पर फोकस करूंगा और छोटी छोटी बॉडीली सेंसेशन से भी डर जाऊंगा। तो मेडिटेशन की वजह से बॉडी को लेकर हमारा अवेयरनेस स्ट्रांग होता है, हमारे इन सिम्टम्स को लेकर जो सेंसिटिविटी है वो कम होती है और इस तरह से जो एंजाइटी और कई दूसरे मानसिक बीमारियों में जो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं जिससे कि पेशेंट अक्सर डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इस तरह के सिम्टम्स के अंदर कमी लाने में और उनको लेकर जो हमारी हाइपर अवेयरनेस है उसे कम करने में मदद देता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन हमारे बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी के साथ हमारा तालमेल अच्छा करता है और हम बॉडी से डरना बंद कर देते हैं और बॉडी के सिम्टम्स या उन सेंसेशंस पर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल आता है क्योंकि मेडिटेशन इंसुला की एक्टिविटी को रेगुलेट कर लेता है।
आठवां एक मैकेनिज्म है कि मेडिटेशन हमारे ब्रेन की थीटा और अल्फा एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग मेंटल स्टेट के दौरान अलग अलग तरह की वेव्स, अलग फ्रीक्वेंसी और अलग वेवलेंथ की वेव्स हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। तो जैसे जब हम जाग रहे हैं, बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो मेरे ब्रेन की बीटा एक्टिविटी दिखाई देगी। जब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, काम हूँ, थोड़ा मेडिटेट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर अल्फा एक्टिविटी हाई हो जाएगी। जब नींद में हम चले जाते हैं तो हमारे ब्रेन की थीटा और डेल्टा एक्टिविटीज सक्रिय हो जाती हैं। तो अल्फा और थीटा एक्टिविटी अगर बढ़ जाती है तो इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी काम, काफ़ी संतुष्ट और शांत स्वभाव का है। मेडिटेशन थीटा और अल्फा एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है और ये एक्टिविटी लंबे समय तक अगर बढ़ी रहेगी तो एक व्यक्ति का इमोशन पर कंट्रोल अच्छा आएगा, एंग्जाइटी कम होगी, स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, डिप्रेशन और पीटीएसडी के लक्षण हैंडल हो जाएंगे और इस तरह से मेंटल हेल्थ में बेनिफिट आएंगे। नौवां फायदा होता है मेडिटेशन का, या ये कहें कि नौवां वो मैकेनिज्म है जिससे मेडिटेशन हमें फायदा देती है, और वो है कि मेडिटेशन से हमारे थैलेमस और कॉर्टिकल एरियाज की कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है। जब हम सेंसेस से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन के हायर प्रोसेसिंग एरियाज में जाने से पहले थैलेमस के थ्रू होकर गुजरती है, और थैलेमस के अंदर अगर ठीक तरह से एक्टिविटी या रेगुलेशन नहीं हो रहा होगा तो वो हमारे ब्रेन के अलग अलग एरियाज में सही तरह से वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करा पाएगा। और ना ही सिर्फ थैलेमस से कॉर्टिकल एरियाज में हमारे मैसेज और इंफॉर्मेशन जाती है, जबकि कॉर्टिकल एरिया से थैलेमस पर भी इंफॉर्मेशन वापस रिटर्न करके जाती है और फिर वहां से और दूसरे ब्रेन एरियाज तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो थैलेमस जो है वो एक रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है। एक बीच में एक जंक्शन है जहां से अलग अलग रास्ते होकर गुजरते हैं, रास्ते मतलब अलग अलग न्यूरॉन्स होकर गुजरते हैं, और थैलेमस के अंदर इन सारे कनेक्शंस की प्रोसेसिंग होती है। और अगर थैलेमस सही से काम कर रहा होगा तो ये प्रोसेसिंग सही होगी, और अगर इसके अंदर डिसरेगुलेशन होगी तो हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग हिस्सों में मैसेज ठीक से नहीं पहुंचेगा, जिससे कि मेंटल सिम्टम्स आएंगे। तो ये जो मेडिटेशन है ये थैलेमस और कॉर्टिकल एरियाज की कनेक्टिविटी को मजबूत करता है, जिसकी वजह से थैलेमस भी अच्छे से काम करता है और बाकी एरियाज के साथ एक कोऑर्डिनेशन की मदद से अलग अलग मेंटल फंक्शंस को रेगुलेट करना आसान हो जाता है। अगर ये कनेक्शंस थैलेमस और कॉर्टिकल एरियाज के सही तरह से काम कर रहे होंगे तो हम अपने मन में आने वाला जो इंफॉर्मेशन का जो ओवरलोड है उसको हैंडल कर पाएंगे। ओसीडी, ऑटिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया, हेल्थ एंजाइटी के पेशेंट्स में जो बाहर की दुनिया से जो सेंसरी ओवरलोड हो रहा होता है उसको वो पेशेंट संभाल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम्स डेवलप करते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, माइंड में थॉट्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो ये जो थॉट्स पर कंट्रोल लाना और सेंसरी इंफॉर्मेशन को रेगुलेट कर पाना, फिल्टर क्रिएट कर पाने में थैलेमस और इन कॉर्टिकल एरियाज की कनेक्टिविटी की भूमिका होती है। तो मेडिटेशन इन कनेक्शंस को इंप्रूव करके हमारी थॉट्स पर कंट्रोल डेवलप करता है, और जो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन आ रही है उससे होने वाली एंजाइटी और स्ट्रेस से एक व्यक्ति बच जाता है। फिर एक 10वां मैकेनिज्म होता है जिससे कि मेडिटेशन हेल्प करता है, और वो है कि ब्रेन के अंदर जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के जो पाथवेज हैं उनको रेगुलेट करता है, और वो जो रिवॉर्ड प्रोसेसिंग है ब्रेन की उसको इंप्रूव करता है। मेडिटेशन की मदद से ब्रेन के जो मीजोलिम्बिक एरियाज में पाथवेज में जो डोपामिन की एक्टिविटी है उसे बढ़ाने का काम करती है मेडिटेशन, और इसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो रिवॉर्ड प्रोसेसिंग है, मतलब कोई भी काम अगर किया जा रहा है तो उस काम को करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, जो इंटरेस्ट चाहिए और उस काम को पूरा करने में जो लगन होनी चाहिए, उसको इंप्रूव करने का काम करती है मेडिटेशन। तो कोई भी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी हो, किसी गोल को अचीव करना है, टास्क पूरा करना है, प्रोकास्टिनेट करने से बचना है, सही टाइम पर एक शेड्यूल फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है ताकि सारे काम पूरे हो सकें और उन काम के अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए जा सकें। ये जो पूरा जो मोटिवेशन, इमोशन को रेगुलेट करने का जो काम है ये हमारे मीजोलिम्बिक पाथवेज में डोपामिन की एक्टिविटी से होता है, और मेडिटेशन इन एरियाज में डोपामिन को बढ़ाने का काम करता है। स्पेशली यहाँ पर एक एरिया होता है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, इसमें जो डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ाने से मोटिवेशन लेवल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन के पेशेंट्स में जब मेडिटेशन की मदद से इन एरियाज में डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ती है तो लोगों में मोटिवेशन इंप्रूव होती है और वो अपने रोजमर्रा के काम ज़्यादा अच्छे से पूरा कर पाते हैं। तो ये रहे वो 10 मैकेनिज्म्स, ब्रेन में पाए जाने वाले वो 10 प्रोसेसेस जिन पर मेडिटेशन का इम्पैक्ट पड़ता है और
अलग अलग मेंटल सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आती है। आप देख सकते हैं कि ये जो 10 मैकेनिज्म मैंने बताए, शायद हो सकता है इनमें से बहुत सारे मैकेनिज्म आपने पहली बार सुने होंगे। आमतौर पर तो हमें बस एमिगडाला के बारे में बता दिया जाता है या डोपामिन और कुछ सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया जाता है कि मेडिटेशन कैसे हमारे डोपामिन बढ़ा देगा, एमिगडाला की एक्टिविटी कम करेगा। पर यहाँ मैंने आपको बड़े सारे अलग अलग मैकेनिज्म बताए जिनकी मदद से मेडिटेशन हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और जिससे मेंटल सिम्टम्स कम होते हैं। अलग अलग मेडिटेशंस का ब्रेन के अलग अलग एरियाज पर इंपैक्ट पड़ता है। कुछ इंपैक्ट तो जनरलाइज्ड होता है, मतलब सभी मेडिटेशन टेक्निक्स कुछ कॉमन से बेसिक से इफेक्ट तो लेकर ही आएंगी। तो इसलिए अगर आप किसी भी तरह की मेडिटेशन करोगे तो ब्रेन के ये बड़े सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट हो ही जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल वेलबींग और ओवरऑल मेंटल हेल्थ बेनिफिट अचीव करने में मदद मिलेगी। हालांकि वैज्ञानिक और डॉक्टर कुछ स्पेशलाइज्ड मेडिटेशन टेक्निक्स बनाने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं और उनका ये फोकस होता है कि अलग अलग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स पर मेडिटेशन टेक्निक्स को मॉडिफाई किया जाए या कोई ऐसी पर्टिकुलर टाइप की टेक्निक यूज की जाए जिससे ब्रेन के उन्हीं एरियाज पर इफेक्ट किया जा सके जो कि उस बीमारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो स्किज़ोफ्रीनिया में जहां डोपामिन पाथवेज इफेक्ट हो जाएंगे, थैलेमस की कनेक्टिविटी इफेक्ट हो जाएगी, तो वहीं एडीएचडी ओसीडी के अंदर एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर काम करना होगा। तो कई अलग अलग एरियाज पर टारगेट करके कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी रिसर्च ना के बराबर हुआ है, बहुत थोड़ा सा ही जानकारी है डॉक्टरों को कि कौन सी मेडिटेशन एक्सरसाइज से कौन से स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज इफेक्ट होंगे जिससे कि एक पर्टिकुलर बेनिफिट मिलेगा। पर मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि ये सभी मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स अगर मेडिटेशन को रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो एक ओवरऑल जनरलाइज्ड बेनिफिट्स तो उन्हें मिल ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डोज डिपेंडेंट इफेक्ट जरूर आता है। मतलब जितना ज़्यादा मेडिटेशन किया जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो अगर कोई हफ्ते में 2 या 3 दिन करता है, उसकी जगह अगर हफ्ते में 5 या 6 दिन या 7 दिन मेडिटेशन करेगा तो उसको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। या कोई अगर सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेट करता है, अगर वो दिन में 4-5 बार 15-15 मिनट के लिए मेडिटेशन करे तो उस पर ज़्यादा अच्छा असर आएगा। तो अगर हम डोजेस बढ़ा देंगे, मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी और कितनी देर के लिए हम कर रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है, उसको अगर बढ़ा देंगे तो मेडिटेशन का ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हमारे मेंटल वेलबींग पर आएगा। साथ ही मेडिटेशन अपने में कोई अकेला क्योर नहीं होता। मेडिटेशन को दूसरे ट्रीटमेंट्स के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि दवाइयाँ लेना, साइकोथेरेपी लेना और कुछ दूसरे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जैसे कि एक्सरसाइज करना। ये सारे चेंजेस लाना भी जरूरी होता है, तभी मेडिटेशन का ज्यादा अच्छा असर आता है। तो अकेला अगर मेडिटेशन पर फोकस करेंगे तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है ना आए मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट में। इनफैक्ट मेंटल डिसऑर्डर के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, किसी को माइल्ड लेवल का है तो किसी को मॉडरेट तो किसी को सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स पर मेडिटेशन का थोड़ा इफेक्ट आएगा, जबकि माइल्ड और मॉडरेट लेवल के पेशेंट्स पर मेडिटेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो सीवियर लेवल के पेशेंट्स को दवाइयाँ या साइकोथेरेपी लेना ज़रूरी होगा, जबकि माइल्ड लेवल के पेशेंट्स मेडिटेशन से ही केवल अपने को ठीक कर सकते हैं और मॉडरेट लेवल के पेशेंट्स को मेडिटेशन और साइकोथेरेपी का साथ लेना ज़रूरी है। तो अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट को प्लान किया जा सकता है और अलग अलग तरह से मेडिटेशन और दूसरे ट्रीटमेंट्स को यूज़ करके ओवरऑल मेंटल बेनिफिट दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो और लोगों से शेयर करना। इस तरह की और जानकारी आगे की वीडियोस में आपसे साझा करूंगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।